नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आज ऐलान होने वाला है। सुबह 11:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान होने वाला है। दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 11:30 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा पर सहमति बन गई है। कहां पर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर आज औपचारिक तौर से 11:30 बजे ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 11:30 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें साफ की जाएंगी। तो चलिए आपको बता देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि किस तरीके की गठबंधन की रणनीति दोनों दलों के बीच बनी है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। कांग्रेस की बात करें तो उत्तर पूर्व दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली यहां पर होगी। कुल 7 सीटें दिल्ली में। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली, ये 4 सीटें हैं जिस पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो दिल्ली की कुछ 7 सीटें हैं जिनमें 3 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी होगी। और चलिए अब सीधे अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ दीपक रावत भी मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे। जैनेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है और क्या जितने भी राज्यों में सहमति बनी आज सभी का ब्यौरा दे दिया जाएगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान जो है वो दिल्ली को लेकर किया जाएगा, हरियाणा को लेकर किया जाएगा, चंडीगढ़ को लेकर किया जाएगा, इसके अलावा गुजरात और गोवा को लेकर किया जाएगा। पंजाब में दोनों पार्टियां पहले ही साफ कर चुकी हैं कि पंजाब की 13 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगी। वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की है, विपक्ष, मुख्य विपक्ष कांग्रेस है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ने जा रही है। हरियाणा की 10 में से 9 पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 1 सीट जो संभवतः कुरुक्षेत्र हो सकता है उस पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। चंडीगढ़ की सीट जहां आम आदमी पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी, अब उसने कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ दी है। संभवतः कांग्रेस की तरफ से पवन बंसल वहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। चलते हैं गुजरात की 26 सीटें हैं। 26 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। एक पहली सीट है भरूच, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर बहुत पेच भी फंसा रहा, लेकिन भरूच पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। भावनगर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और बाकी 24 कांग्रेस लड़ेगी। गोवा में 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। साउथ गोवा सीट पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो अपना उम्मीदवार वापस लेंगे और आम आदमी पार्टी और सभी राज्यों का जिक्र जैनेंद्र किया, तो एक बार दर्शकों को बता देते हैं फिर से कि कहां पर ये गठबंधन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, देखिए दिल्ली की बात करें यहां पर गठबंधन है, हरियाणा की बात करें यहां पर गठबंधन है, गुजरात और चंडीगढ़ में गठबंधन है, ये पूरी तस्वीर है। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, इस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 2 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, भरूच और भावनगर, जैसा कि हमारे सहयोगी जैनेंद्र बता रहे थे। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, ये सीट है कुरुक्षेत्र, जहां से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। दीपक रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर बनी रहती हैं। दीपक, जिस तरीके का ये पूरा गठबंधन हुआ है, लगभग 5 राज्यों की तस्वीरें सामने आ गई हैं, आगे किस तरीके से पूरी रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे? देखिए अवधेश, इतना आसान नहीं था इस तरह का गठबंधन होना, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर अड़ी हुई थी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि 6 सीटें उनको मिले और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिले। फिर 5 सीटों पर बात बनी और अंत में बात तय हुई 4 सीटों पर। तो इतना आसान नहीं था। लेकिन आगे की लड़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक महारैली करने का आयोजन कर रही है दिल्ली में। बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि किस तरीके से रैली होगी और यहीं से शुरुआत होगी दोनों के साथ चुनाव लड़ने की और प्रचार प्रसार की। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो भावनगर और भरूच की सीट दी गई है, भरूच की सीट देने को कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंतिम क्षण तक कांग्रेस ने कह दिया था कि भरूच सीट हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पर यह कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपका उम्मीदवार हमसे ज्यादा मजबूत है, आम आदमी पार्टी ने कहा
तो हम आपको सीट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इंटरनल सर्वे दिखाए गए उसमें ये कहा गया कि चेतर बैसावा वहां पर ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, इसलिए बरूच सीट फिर चेतर बैसावा यानी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दे दी गई। गोवा की सीट आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी है। हरियाणा में 2 सीटों की डिमांड आम आदमी पार्टी ने की थी, लेकिन उसको एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा है। चंडीगढ़ सीट भगवंत मान बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवंत मान की बात को मनाते हुए और उनको भी मनाया गया, इसलिए चंडीगढ़ की सीट भी जो है वो कांग्रेस को दे दी गई है। तो लगातार आपस में बातचीत होती रही और अब फाइनल डील हो चुकी है। 11:30 बजे अवधेश घोषणा होने वाली है, जिसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, सभी चीजें साफ कर दी जाएंगी औपचारिक रूप से। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, एक और बड़ी खबर उस पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जयराम रमेश ने कहा बीजेपी को हराने के लिए साथ आए मायावती। उन्होंने मायावती से अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि बसपा के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश जी हैं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। सर, किस तरह का आज उम्मीद कर रहे हैं मुरादाबाद में, क्योंकि प्रियंका गांधी भी आज शामिल होंगी राहुल जी के साथ में? नहीं, आज तो काफ़ी व्यस्त दिन है, क्योंकि मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल अलीगढ़, हाथरस और आगरा का कार्यक्रम है। आज प्रियंका जी भी शामिल होंगी और कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश जी भी शामिल होंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन को तो अंतिम रूप दिया गया है। और आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हुआ है। किसान संगठनों की मांग की है, 3 साल से मांग कर आ रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने उसका नज़रअंदाज किया। पर इस बीच कांग्रेस पार्टी, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय और खड़गे जी भी ने ये गारंटी दी है, आश्वासन दिया है, ये वादा किया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और जो स्वामीनाथन फार्मूला है, यानी कि विस्तृत खेती की लागत को 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कांग्रेस नेताओं में मैंने देखी कल से कि कई जगह पे कांग्रेस नेता ये चाहते थे सीटें और ज़्यादा मिले गठबंधन में, मतलब 17 से ज़्यादा मिले। जैसे सलमान खुर्शीद हैं, वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हमेशा मायूसी रहती है। अच्छा। गठबंधन का यही है ना, गठबंधन की वास्तविकता क्या है कि हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है। कोई खुश नहीं होता, ऐसे गठबंधन से कोई खुश नहीं होता, पर एक संतुलित नाखुशी होनी चाहिए। संतुलित खुशी नहीं हो सकती है, पर संतुलित नाखुशी हो सकती है। हम भी चाहते थे और सीटें बड़े, समाजवादी चंद्रशेखर आज़ाद जी को 1 सीट मिला है, वो भी चाहते होंगे मुझे 3 सीट मिले। तो ये सब ठीक है, पर गठबंधन होना ज़रूरी था और ये इसको अंतिम रूप देना और इसकी जल्द से जल्द घोषणा करना बहुत ज़रूरी था। चर्चा है कि मायावती भी आचार संहिता लगने के बाद आ सकती हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है गठबंधन? हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ के अविनाश पांडे जी ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपका मकसद है बीजेपी को हराना, इंडिया गठबंधन आपके दरवाजे सबको खुले हैं। पर अगर आप बीजेपी के साथ बोली में आप कहते हैं मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, पर जो करनी में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो मुश्किल होता है। पर जो कोई दल चाहता है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएं, बीजेपी को हराएं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें भारी मात्रा में घटाएं, तो अविनाश पांडे जी ने भी कहा है कि सबका स्वागत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस नेता ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए खुला ऑफर रखा है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन में आइए, और उसके लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो सुना आपने जिस तरीके से पूरी बातचीत हुई, ये कहा गया कि बसपा चाहे तो आ सकती है। लोकसभा चुनाव पर आज बीजेपी का मंथन है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा राज्य प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ ही बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होगा। तो बीजेपी की भी तैयारियां ताबड़तोड़ चल रही हैं। लोकसभा चुनाव पर आज बीजेपी का मंथन है। सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, जो राज्यों के चुनावी प्रभारी, हर राज्य के चुनावी प्रभारी वो मौजूद होंगे, वहीं राज्यों के चुनाव सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद होंगे, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो उस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में क्या क्या तय होने जा रहा है बीजेपी में?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, सुनील बंसल मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के जो प्रभारी हैं, प्रभारी सारे महासचिव वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का महत्व इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक पहली सूची जारी करने जा रही है। उस सूची जारी करने के बाद ही प्रभारियों का काम और तेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन सूची के बाद जितने सीटें बचेंगी उन सीटों पर कैंडिडेट्स का चयन करना, उनके पैनल को लेकर आना, सेंटर के सामने रखना और सही, चूंकि जिस तरह से विपक्ष गोलबंदी कर रहा है और आपस में पॉलिटिकल पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही हैं और एनडीए घेरने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में उनका महत्व, इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि हर सीट पर आपको जिताऊ कैंडिडेट खोजना है और जिताऊ कैंडिडेट खोजने के क्या क्राइटेरिया होगा आज इस बैठक में वो तय होगा। इस बैठक में आज ये तय होगा कि कहाँ से क्या, किस कैंडिडेट को, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को, कि कौन किस नेता को ज्वाइन कराना है, इन पर भी विचार होगा। तो आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस बैठक का सीधा संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है, जिसके लिए महज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन 100 दिनों की जो मेहनत है, बिल्कुल 100 दिनों की मेहनत महत्वपूर्ण है। प्रत्याशियों का चयन भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, यूपी को लेकर भी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। अमित शाह के आवास पर ही मीटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल रहेंगे और उनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव पर, एमएलसी चुनाव पर यह मंथन होने जा रहा है। नीरज जी, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ी चुनौती है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। यहां को लेकर अलग से रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा स्टेक है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि 13 विधान परिषद की सीटें खाली होने वाली हैं। उन 13 विधान परिषद की सीटों में भारतीय जनता पार्टी किनको उतारेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, जातिगत समीकरण क्या होगा, इन सब को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के आवास पर शाम को 5 बजे के आसपास हो सकती है, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बैजयंत पांड्या जो राज्य के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक का महत्व इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बैठक के जरिए न सिर्फ 80 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा, क्योंकि भाजपा को बहुत उम्मीद है कि 80 लोकसभा सीटें में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और इसके अलावा 13 जो विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें जो खाली होने वाली सीटें हैं उनमें सारी महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि उसमें आशीष पटेल भी उसी सीट से हैं, महेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वही एमएलसी, उनकी सीटें खाली हो रही हैं। तो बड़े सीनियर लीडर्स की सीटें खाली हो रही हैं, तो उनको रिपीट करना है या किसी नए चेहरे को लाना है। बिल्कुल, और चुनाव के पहले क्या संदेश उनके जरिए देना है, ये भी पार्टी के सामने चुनौती है। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। अब बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। आज राहुल की यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से लेकर फतेहपुर सीकरी तक राहुल की यात्रा के साथ रहेंगी। आज राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संभल चौराहे पर राहुल गांधी की जनसभा है और इसके बाद अमरोहा में राहुल की यात्रा का स्वागत किया जाएगा और अमरोहा में भी राहुल गांधी जनसभा करेंगे। यात्रा का जो विराम है वो बुलंदशहर में होगा। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, 2 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा का आगाज एक बार फिर से हो गया है और अखिलेश यादव भी अब इस चरण में शामिल होंगे, तो पूरा ये जो रूट है ये कितना महत्वपूर्ण है यूपी के लिहाज से? देखिए, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहले राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं आ रही थी। जयंत चौधरी के झटके के ठीक बाद यह फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में रिवाइज किया गया और यूपी में यात्रा का दूसरा चरण है। 2 दिन यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्तों से होकर गुजरेगी। मुरादाबाद से शुरू होगी और संभल होते हुए आगे बुलंदशहर जाकर आज रुकेगी और इसके बाद हाथरस, अलीगढ़ होते हुए कल आगरा पहुंचेगी। आगरा में अखिलेश यादव शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ यात्रा में। उनका एक रोड शो प्लान किया गया है और आज जो यात्रा मुरादाबाद से शुरू हो रही है उसकी अहमियत यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। साथ ही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी का ऐलान हो गया है कांग्रेस का। यहाँ के मुरादाबाद के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। और एक अहम बात यह भी है कि यात्रा जब मुरादाबाद से अमरोहा पहुंचेगी तो अमरोहा में दानिश अली जो बीएसपी से निलंबित हो चुके हैं वो सांसद है। दानिश अली औपचारिक तौर पर आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये हाईलाइट है राहुल गांधी के यात्रा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बाद संभल, अमरोहा होते हुए आज यात्रा बुलंदशहर जाकर रुकेगी और कल फिर हाथरस, अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी।
तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले इस इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव शामिल होंगे कल, तो जाहिर सी बात है एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। धन्यवाद जैनेंद्र आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर आज 2 दिन के ब्रेक के बाद शुरू हो रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में पेपर लीक के आरोपों को लेकर विवाद जारी है और बड़ी खबर यह है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक के आरोपों की जांच जारी है। एफआईआर दर्ज की गई है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का दावा किया था। 17-18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी। बड़े बड़े दावे हुए थे कि फुल प्रूफ परीक्षा है, पूरी तरीके से नकेल कस दी गई है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता देते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अब तक के क्या तथ्य सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं विस्तार से। जो ये परीक्षा हुई है, पेपर लीक के होने का दावा किया गया। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर ये पेपर वायरल हुआ, ये बातें सामने आई। हाथ से लिखे जवाब के पेपर जो थे वो भी वायरल हो रहे हैं और कई ग्रुप्स में क्यूआर कोड भी शेयर किया गया था। तो ये तथ्य जब सामने आए तो पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। और इन सब के बीच अपडेट ये है कि यूपी में आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किए जाने के आरोप पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर 12 दिन से यह प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा पेपर की तारीख का ऐलान किया जाए। यूपी में आरओ भर्ती परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को और इसको लेकर भी आरोप चल रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी जारी है। और प्रदर्शन जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनका कहना है कि परीक्षा की नई तारीख जारी की जाए। देखिए आरओ भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से दोबारा परीक्षा की मांग की जा रही है और इसी मांग के मद्देनजर कहा गया है कि हाथ से लिखे जवाब का पेपर वायरल हो रहा है। 12 दिन से यही लोक सेवा आयोग का दफ्तर है जहां पर 12 दिन से प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या हो रहा है जानने के लिए रुक करते सीधे अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, जिस तरीके से 12 दिन हो गए प्रदर्शन को होते हुए, लोक सेवा आयोग या प्रयागराज प्रशासन, पुलिस, किसी ने अभ्यर्थियों से कोई बात की है? देखिए अभ्यर्थियों की यही शिकायत है कि 12 दिन से ज्यादा हो गया उनके आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने उनसे बातचीत नहीं की है। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं दिलाया है कि जो पेपर है उस मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर पेपर कैंसिल किया जाएगा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। कल सुबह से अभ्यर्थियों ने यहाँ का घेराव किया था और आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे तक यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए थे। सुबह 4 बजे के करीब पुलिस और प्रशासन के लोगों ने समझा बुझाकर अभ्यर्थियों को वापस किया है। तो अभी इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, लेकिन आयोग के दफ्तर के बाहर की जो ये सड़क है, जो एरिया है, पूरा छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की ऐसी तैनात की गई है। कल हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको नजर आ रही है। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि अगर हमारी शिकायत है तो उस शिकायत के आधार पर जब हम सबूत देने को तैयार है तो जो आयोग के चेयरमैन है क्यों बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, और अगर हम सबूत दे रहे हैं तो परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, नई तारीखों का ऐलान। बिल्कुल मोइन, यही सवाल है कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होगा और यह सिलसिला कब रुकेगा, यह बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में पेपर लीक के आरोपों का खुलासा तब हुआ जब एक कोचिंग संचालक अरुण कुमार के पास एक व्हाट्सएप पर संदेश आया। इस संदेश में पेपर था जो टेलीग्राम पर वायरल हो गया। यह पूरा मामला क्या है, इस पर अरुण कुमार से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बात की है। पूरा मसला आपको दिखाते और समझाते हैं कि क्या हो रहा है। यूपी में पेपर लीक कांड सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह यह है कि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। एक के बाद दूसरे जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये कौन सा तंत्र है जो समानांतर चलता है, जो इस तरह से पर्चे लीक करवाता है, और
एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं और जो हज़ारों नौजवान हैं वो बेबस निगाहों से ताकते रह जाते हैं। इससे जुड़ा एक अहम मसला ये है कि ये जो पुलिस भर्ती का मामला है, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक की बात सामने आई है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिरकार ये पेपर लीक कराने का सिस्टम कैसे काम करता और कैसे ये जो तमाम जो तंत्र है उस तंत्र को धता बता देता है। हमारे साथ में अरुण सर हैं, अरुण सर रीजनिंग, ये नाम इसमें बहुत चर्चा में, एक टेलीग्राम चैनल है, अरुण जी हमारे साथ हैं और ये टेलीग्राम जो चैनल है अरुण सर रीजनिंग के नाम से, उसी टेलीग्राम चैनल पर सुबह के वक्त में जिस दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, एक लड़के ने एक पर्चा भेजा, एक पेपर भेजा और ये कहा कि यही पेपर आज आने वाला है। और हमारे साथ जो हैं अरुण जी, इन्होंने जब उसका मिलान किया, जब इन्होंने चेक किया कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो दिन बीतते बीतते इनको समझ में आ गया कि जो इनके पास सुबह आ गया था वही दूसरी पाली में हजारों नवयुवकों की तकदीर तय कर रहा था, यानी कि वो लीक हो चुका था। आप जरा मुझे संक्षेप में समझा दीजिए कि कैसे आपके टेलीग्राम चैनल पर एक पेपर आता है, कौन भेजता है, जरा उसको समझा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर आता है जी, व्हाट्सएप पर आपके आता है जी। 18 तारीख थी और उस दिन जो है सुबह की 8:57 का समय था। उस दिन परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में होनी थी जिसका समय था 10 से 12। मेरे पास 8:57 पर एक छात्र का व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसने कहा कि सर ये पेपर काफ़ी वायरल है और ये पेपर बताया जा रहा है कि 18 तारीख की प्रथम पाली का है जो परीक्षा अभी होनी है 10 से 12 में। मैंने उसको अपने टेलीग्राम के माध्यम से उसको शेयर किया, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने वहाँ पे बताया कि ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 तारीख की यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली का बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं इस बात की पुष्टि तभी करूँगा जब मैं प्रत्यक्ष रूप से इन क्वेश्चंस का मिलान कर लूँगा। परीक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर बच्चों से लिया, मिलाया, तो उसमें से कोई भी प्रश्न मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी ने मजाक किया है और हमने अपने दावों को खारिज भी किया और उस पर टेलीग्राम पे मैंने वो पोस्ट भी डाली। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब शाम हुई और शाम को 3 से 5 की शिफ्ट में जो पेपर हुआ, वो पेपर जो निकला वो वही निकला जो मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका था। यही रुकते हैं, आपने कहा वो पेपर वही निकला जो कि आप टेलीग्राम पर डाल चुके थे। अब आपको दिखा देते हैं कि अरुण जी के व्हाट्सएप पर कौन सा पेपर आया था और वो कैसे ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहा था। यहां पर दिखाइएगा। अब देखिए यहां आपको 2 तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। एक तस्वीर अरुण जी मेरे ख्याल से ये आपके व्हाट्सएप पर आया था। जी हाँ, ये मेरे व्हाट्सएप पर आया था जी। और ये एक ओरिजिनल पेपर है। हाँ। इसी को मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। कितने बजे आया था आपके पास? 8:57 पे। 18 तारीख जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह 8:57 पर आपके पास ये आया था। किसी अनजान छात्र ने भेजा था। तो जांच का विषय ये भी है कि जब छात्रों तक ये पहुंच गया और छात्र ने मुझे भेजा है तो उससे पहले भी वो बड़े पैमाने पर वायरल रहा होगा। आप वहां पे देखिए, जांच का विषय ये भी हो सकता है कि जब आप ये आपका है स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होता है, वो है 2024 फरवरी और 16। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 16 फरवरी 2024 को ही स्कैन करके डाल दिया मेरे पास जो मुझे ये प्राप्त हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेपर ये आपने लिखा है, जो पेपर बताया जा रहा है? क्योंकि सर हम किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहते थे। मैं एक जिम्मेवार टीचर हूं, तो मैंने कहा कि मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता। जब पेपर हो जाएगा तब मैं इस बात की और ये आपने डाला 9:16 पर। उसके बाद आपको जब ये मालूम पड़ा कि पहली पाली में ये पेपर नहीं आया है तो आप खुश हो गए। बच्चों को मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा बहुत अच्छे लीक नहीं हुआ है ताकि दूसरे बच्चों का ध्यान ना भटके। यहां तक मामला ठीक चल रहा था। अगली स्लाइड दिखाइए, क्योंकि जितनी भी स्लाइड हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब ये मेरे पास उस बात का प्रूफ है जो मुझे बच्चे ने भेजा है, मैंने उसका नाम काट दिया है। उससे जब मैंने पूछा कहां से प्राप्त हुआ तो उसको भी एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और वो टेलीग्राम चैनल जब मैंने उससे लिंक मांगा तो वो एक्टिव नहीं था, वो उड़ चुका था, क्योंकि टेलीग्राम में आपको रिकवर नहीं कर सकते उस चीज को। ये मेरे पास 8:57 पे आ चुका है। 8:57 पे। तो ये आगरा से है और बात हुई थी, मैंने कहा आज की शिफ्ट का है हाँ, और फर्स्ट शिफ्ट का है जो होना है। तो मैंने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको डाल दिया। अगली स्लाइड दिखाइएगा। और उसमें लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। एक बड़ी बात ये भी है, यानी एक बार फिर से दिखाइएगा इसके पहले वाली स्लाइड को। एक ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जब आया अरुण जी के पास, इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा जिसमें कि
जिसमें कि उस लड़के ने भेजा है। देखिए यहाँ पर यहाँ जो लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास आने से पहले ये बहुत जगहों पर ट्रेवल कर चुका था, ये ट्रेवल कर चुका इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुका था, ये ऑलरेडी वायरल था, अभी एक साधारण से बच्चे ने मुझे भेजा है, आपको भेजा है, ठीक है। अब ये तो आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि हम लोग ये पेपर वो नहीं है, इस बात पे बच्चे खुश भी थे। हाँ, बच्चे खुश थे, बड़ी खुशी वाली इमोजी आ रही है। और यहाँ और खुश हुए कि जब ये पेपर नहीं मिला तो बच्चों ने देखो यहाँ पे उसका कहा कि ये पेपर नहीं मिला, बिल्कुल। और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाई गई, उसके बाद तस्वीर बदल गई। ये वही है जो कि सर ये सेम पेपर एक और राइटिंग में आउट था। अच्छा, ये ऐसी राइटिंग में, ये दूसरी राइटिंग में आउट था। ये मैंने फेसबुक पर, ये मेरा फेसबुक पेज है, उस पर मैंने डाल दिया था, लेकिन ये भी सेम पेपर था, ऑलमोस्ट सेम था। जब आपने मिलान किया तो इसमें भी जो 150 सवाल थे, दीपाली का है, लेकिन इसको दूसरी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। हाँ, पर सवाल के जवाब वही थे और सवाल सेम थे। जी हाँ, तो ये भी एक तरीका, यानी कि कई लोग इसको लीक करने में लगे हुए थे, कोई काले लाल से लिख रहा था, कोई ब्लैक से लिख रहा था। ये देखिए काफी लड़के शेयर कर रहे हैं, ये लिखा ये मेरे साथी टीचर ने मुझे भेजा था। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का ही था। हाँ। तो मेरे पास जो पुख्ता प्रमाण है वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का है। हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि पेपर आउट किस हुआ और किसने किया, वो तो जांच का विषय है। हाँ। लेकिन ये कंफर्म है कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ। तभी छात्र अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, आपने तो पूरा जब शाम वाली पाली में जब पर्चा आया होगा तो आपने पूरा मॉनिटर किया होगा उसको। जी 150 सवाल टोटल। जी। कितने सवाल आपको लगे जो मैच कर रहे हैं? पूरे के पूरे ही मैच कर रहे थे, पूरे 150। तीन रीड नहीं कर पा रहे थे उसको। जो आंसर लिखा था, यही बात उस एफआईआर में भी दर्ज है, जो इस मामले में दर्ज की गई है कि 147 तक तो सेम का सेम था, सेम है, और 3 जो है वो रीड करने। तो 100 मतलब जिसको ये हाथ लगा होगा और अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो वो तो 147 150 में एकदम क्लियर कर चुका, मतलब मेरिट काफी ऊपर जाएगी। 140 प्लस वो बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा, वो करके आएगा। कंपटीशन फिर एक तरफा हो जाता है। हाँ, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसमें सवाल मैं मैच कराता हूँ सर। यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, मैं सवाल यहाँ पे मैच कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 130 पर रीड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा। एक निश्चित कोड भाषा में ज़ेब्रा का कोड ये है, तो टॉर्च का कोड उसके लिए क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, मेरे रीजनिंग सब्जेक्ट का ही है। इसका जवाब वहां पे आपको 60 नंबर सीक्वेंस पे दिखाई देगा। 60 नंबर पे नजर डालिए, 60 पे। हाँ, एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिख दिया? LGISX, और ये इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है। हाँ, उसका उत्तर आपको वहां पे मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद आप और भी जांच करना चाहे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 131 पर आप नजर रखते हैं, डायरेक्शन से सवाल है। 131 का, जो वहां पे आपको सॉल्यूशन नंबर 64 में दिखाई देगा। 64 को पढ़िएगा। प्रदीप पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, यानी ये शुरुआत होगी सवाल की। पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और उसका उत्तर आपको पढ़िए, वहां क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो लाल पेन से लिखा है, ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। जी हाँ, अलग से हाईलाइट देखेगा उसको हाईलाइट हो जाएगा कि उत्तर क्या है। सर यहाँ पे जो ये मुझे लिखाई लग रही है, ये किसी अभ्यर्थी की ही लिखाई है। अच्छा। जिनको बहुत पहले किसी न किसी मॉडल में मिला गया होगा। अब ये जब पेपर आउट करता तो होने को तो फोटो भी खींच सकते थे, वो एक आसान जरिया था। लिखा ही क्यों उन्होंने? फोटो खींचते तो समय भी बचता। तो मेरे ख्याल से उसका मुख्य मकसद यही होता है कि अगर आप एज इट इज हूबहू फोटो खींचेंगे तो एक पक्का प्रमाण माना जाता है। जबकि आप क्वेश्चंस को देते हैं तो उसको मिलाने में, उसको चेक कराने में उसमें थोड़ा समय लग सकता है कि ओरिजिनल से मैच करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये किसी ने बड़ी फुर्सत से लिखा है। इसमें तो हैंड राइटिंग वाला का एक क्यू भी है कि हैंड राइटिंग है। अगर पकड़ा जाए तो हैंड राइटिंग वाला ही पकड़ा जाएगा। आखिर में आप इस बात का जवाब दे दीजिए संक्षेप में कि आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि कैसे इसको रोकें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसका क्या तरीका होगा? सर, रोकने के लिए सबसे मुख्यतः क्या होता है कि अगर ये बार-बार लीक की बातें सामने आ रही है, एक बार की बात नहीं है ये। देखिए सर, सबसे बड़ा काम तो है कि एग्जाम को ऑनलाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन 100% सेफ है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि 95% वो सेफ है। ऑफलाइन को कैसे सेफ करें? ऑफलाइन को सेफ करने का सर एक तरीका है, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटी। यूपी में भी यूपी पैट के वो लागू किया गया है, लेकिन यूपी पैट में पुलिस की भर्ती को शामिल नहीं किया। तो हम एक इसी प्रकार का यूपी पैट टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लें। चलो मान लीजिए वो भी लीक हो गया, लेकिन कम से कम उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ या पास हुआ होगा
वो आगे जाके एक और एग्जाम देगा, एक लेयर और होगी उसको जांचने एक लेयर और होगी उसको जांच करने के लिए, तो वहां पे उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर 50 लाख कैंडिडेट्स में से 5 लाख उसमें से जो है छांट लिए गए और 5 लाख अगले लेवल पर जाएंगे, तो उसमें जो है भर्ती का चांसेस काफी फेयर होंगे। अरुण जी हैं, ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इस पूरे इशू को कैसे टैकल कर सकते हैं, और जो चीजें बता रहे हैं उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो शुरुआत हुई है, जिसको लेके इतना हल्ला हंगामा है, शोर है, राजनीतिक घमासान है, हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ, वो आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार वो शुरुआत कैसे हुई है। और इनकी बातचीत से बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर अगर जांच की जाए, जिस पर अमल किया जाए, तो क्या पता जो असली आरोपी हैं वो भी पकड़े जाएं और कोई रास्ता भी निकल सके, और जो हजारों विद्यार्थी हैं उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।